Let us understand what is the concept of rural development. Now, rural, it is an area where people are engaged in primary industry in the sense that they produce things directly for the first time in cooperation with nature as stated by Srivastav. तो रूरल एरिया मतलब जहाँ पे लोग प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जो सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री जो है उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो उन्हें हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं. सो दे आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड दे प्रोड्यूस द थिंग्स फर्स्ट टाइम इन द कॉपरेशन में ही वो प्रोड्यूस करते हैं. सोसाइटी और कम्युनिटी कैन बी क्लासिफाइड एज रूरल बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ lower population density, less social differentiation, less social and spatial mobility, slow rate of social change, etc. So we can say a community or society is rural based on the, अगर उसमें lower population density है, मतलब per meter square जो population है वो उसे हम population density कहते हैं. तो वो density अगर कम population density, then less सोशल डिफरेंशिएशन, लोगों में सोशल डिफरेंशिएशन कम है, सोशल और स्पेशल मोबिलिटी कम है, स्लो रेट ऑफ सोशल चेंज. सो दीज आर द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी. सो एग्रीकल्चर वुड बी द मेजर ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरिया. रूरल एरिया में एग्रीकल्चर वुड बी द मेजर ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट. इट रेफर्स टू ग्रोथ, इवोल्यूशन, स्टेज ऑफ इंड्यूसमेंट और प्रोग्रेस. ग्रोथ और प्रोग्रेस को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं. नाउ दिस प्रोग्रेस और ग्रोथ इज ग्रेजुअल एंड हैड सीक्वेंशियल फेजेस. ये ग्रोथ जो भी डेवलपमेंट होती है, ये ग्रोथ होता है वो सीक्वेंशियल स्टेजेस में और ग्रेजुअली होता है. एकदम आज एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होता, इट टेक्स टाइम. ऑलवेज देयर इज इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन. इट ऑल्सो रेफर्स टू ओवरऑल मूवमेंट टूवर्ड्स द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड द कॉम्प्लेक्स. वी कैन से फ्रॉम डेवलपमेंट जो है एफिशिएंसी भी बढ़ती है और मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेटर डेवलपमेंट से हम एफिशिएंसी के टुवर्ड्स मूव करते हैं. देन फाइनली विल सी द कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इट इज अ प्रोसेस व्हिच एम्स एट इंप्रूविंग द वेल-बीइंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज्ड एरियाज थ्रू कलेक्टिव प्रोसेस. जो भी लोग अर्बनाइज्ड एरिया से बाहर रहते हैं, अर्बनाइज्ड से बाहर मतलब रूरल एरिया में रहते हैं, उनकी वेल बीइंग को इम्प्रूव करना, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना और उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होना कि वो अच्छा इससे बेहतर अपनी लाइफ जी सकते हैं, तो उसे हम रूरल डेवलपमेंट कहते हैं. अकॉर्डिंग टू अग्रवाल, रूरल डेवलपमेंट इज स्ट्रेटेजी डिजाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पुअर. जो भी स्ट्रेटेजीज, जो भी प्रोग्राम रूरल पुअर का इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम रूरल डेवलपमेंट कह सकते हैं. So what is the scope and importance of rural development? Rural development is a dynamic process which is mainly concerned with the rural area. ये dynamic process है और mainly as a rural development it is mainly concerned in rural areas. This include agriculture growth, putting up of economic and social infrastructure, fair wages, also housing site for landless, village planning, public health, education and functional literacy, communication. These all are included in the rural development. Overall development of a rural area is everything included in rural development. So why this rural development is necessary, especially in India? Because about 3/4 of India's population live in rural areas. हमारा 3/4 75% population rural areas में. Nearly half of the country's national income is derived from agriculture. Agriculture एक national economy में बहुत बड़ा शेयर है. So around 70% of India's population get employment through agriculture. Agriculture is an employment generation activity. Now bulk of raw materials for industry come from agriculture and rural sector. जो भी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में जो भी इंडस्ट्रीज आते हैं, उनके मेजॉरिटी रॉ मटेरियल जो आता है वो रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चर से आता है. Increase in industrial population can be justified only in rural population's motivation and increasing the purchasing power to buy the industrial goods. Industrial development हो रहा है cities में, लेकिन उनके गुड्स को परचेज करने की परचेजिंग पावर ही नहीं है रूरल पीपल के पास, तो उसका कोई फायदा नहीं होता. इसलिए along with the urban development, rural development is also important. And growing disparities between urban elite and rural poor can lead political instability.
जो अगर अर्बन पीपल बहुत ही डेवलप होते जा रहे हैं और रूरल पीपल पीछे रह रहे हैं, तो इससे वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी रूरल और अर्बन एरिया से। तो इस सारे रीजंस के लिए रूरल डेवलपमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट? फर्स्ट, टू अचीव एनहांस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज रूरल एरिया में है उनका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना। टू ब्रिंग आउट ग्रेटर सोशो इकोनॉमिक इक्विटी। जो रूरल एंड अर्बन में सोशल और इकोनॉमिक कंपैरिजन होता है या डिसिमिलरिटीज है, वो इक्विटी पे आने के लिए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत है। देन टू ब्रिंग अ स्पेशल बैलेंस इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन इकोलॉजिकल एनवायरमेंट सो दैट it may be conducive to growth and happiness. And fifth objective is to develop broad based community participation in process of development. So these are the major objectives of rural development. Next we'll see the developmental program before independence. Now what is the objectives and what were the objectives and importance of these programs? Over a period of 70 years, number of rural development experiments and programs were conducted in the ब्रिटिश इंडिया, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस 70 इयर्स तक रूरल डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते थे. लॉन्ग बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट मैनेज्ड एक्सटेंशन सिस्टम एट नेशनल लेवल इन 1952, देयर हैड बीन स्पोरेडिक अटेम्प्ट्स इन डेवलपिंग द रूरल लाइफ. इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस में 1952 में गवर्नमेंट एक्सटेंशन एक्टिविटीज को स्टार्ट मिली, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स एक्सटेंशन एक्टिविटीज और रूरल लाइफ डेवलप करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे. द नॉलेज ऑफ अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट्स शैल सर्व एज यूजफुल बैकग्राउंड इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया. एक्सटेंशन सिस्टम कैसे डेवलप हुए हैं इंडिया में वो जानने के लिए हमें पास्ट के हिस्ट्री के जो स्कीम्स थे उनकी बैकग्राउंड क्या थी, उनके वर्किंग कैसा था, वो सारी जानना जरूरी है. Now early extension efforts had two distinct parts. First is there were attempts by some beloved persons and private agencies to improve the rural life, and second attempt were made at government level to initiate some project to solve the pressing problems in agriculture. Rural development जो extension efforts थे वो दो पैटर्न के थे. एक तो जहाँ पे प्राइवेट एजेंसीज या इंडिविजुअल्स आगे आके रूरल लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे, और सेकेंड में जो था वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाते थे जिससे एग्रीकल्चर के जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके. When these experiments were conducted, there existed certain conditions like agriculture was primary occupation to large percent of population, extremely low purchasing power, lack of application of science and technology, lack of understanding about the natural resources, especially the flora and fauna of the region, their commercial usage, lack of socio-economic organization, etc. These were the problems or these were the conditions that existed when these experiments were conducted. These realities are to be remembered before understanding the past rural development works. When these experiments were conducted, colonial rule, that is British, were ruling the India. And what was the exactly condition when these programs were started or these programs were launched, that is important to know. Now merits and demerits of rural development program before independence. Now these programs and experiments were conducted at different point of time in different regions under the different political socio-economic conditions. जो भी programs before independence start किए थे वो एक तो अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किए थे अलग अलग रीजन में, और उनके पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जिसमें वो प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे वो सारे अलग थे. तो इसके लिए उनका कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन करना, it will not give the right figure of merits and demerits. That is, they varied in area, population, coverage, financial and other resources. They were designed according to policymakers' perception of problem and needs of the people. जो वो पॉलिसी बना रहा था उसके मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिजाइन किया गया था. तो इसकी वजह से common evaluation of all programs on all such experiment is not possible because they were developed, they were conducted in different situations. So they have to be studied independently and for its approach, performance, effectiveness against the stated objectives.
The projects had one or the other shortcomings. जो भी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में प्रोजेक्ट्स लाए गए थे उसमें थोड़े कमियां थी, which can be summed up as first, most of the efforts were based on the individual initiative. एक इंडिविजुअल ने इनिशिएटिव लिया था, वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और उसमें उसके लिए बाकी के लोग उसे उतना कोऑपरेट नहीं करते थे. देन गवर्नमेंट बैकिंग एंड फाइनेंसिंग वेर नॉट फोर्थकमिंग. गवर्नमेंट सपोर्ट जल्दी नहीं मिलता था. ऑल अटेम्प्ट्स वेर आइसोलेटेड, अनइवन एंड डिसकंटिन्यूअस. इंडिया में अलग अलग जगह पे आइसोलेशन में, अनइवन और डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में ऐसे प्रोग्राम आए जहाँ पे होल नेशन का कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन जरूरी था, वहां पे एरिया में भी उतना नहीं मिला. द स्टाफ वेर मोस्टली इनएक्सपीरियंस्ड एंड अनट्रेन्ड. Plans and programs were ill-defined and unbalanced. Need for proper methods and skill for approach was not realized. जो भी proper methods है, skills को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो approach है उसके बारे में कोई thought नहीं था. No evaluation was carried out, hence results were not known. Association and coordination, other development departments were very limited. And involvement of people in planning and execution, that is finding out the problems and their solutions was very limited. So these were the major drawbacks of programs in pre-independence period. The first program was Sriniketan project in 1914. Sri Rabindranath Tagore wanted to develop a center to extend his ideas on education in rural setting. So during 1914, he established a rural reconstruction institute at Sriniketan, involving youth from group of 8 villages. तो उन्हें रूरल डेवलपमेंट पे काम करना था, जहाँ पे वो एजुकेशन के आइडियाज एक्सचेंज कर सके रूरल यूथ्स के साथ. तो उन्होंने 1914 में रविंद्रनाथ टैगोर ने रूरल कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट श्रीनिकेतन में स्टार्ट किया, जहाँ पे 8 गाँव के यूथ्स को लेके उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया. It maintained demonstration farm, dairy and poultry unit, and outdoor clinic, department of cottage industry and village school. तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट के अंडर डेयरी और पोल्ट्री यूनिट, आउटडोर क्लिनिक, कॉटेज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, विलेज स्कूल, ये सारे चीजें, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, ये सारे वो मेंटेन करने लगे. These agencies were to treat the villages as their laboratory to identify problems and test their ideas. जो भी ये एजेंसीज इन्वॉल्व है उनका काम क्या था कि विलेज को एक अपनी लाइब्रेटरी की तरह समझे और वहां पे प्रॉब्लम्स ढूंढे और उनकी कैसे सॉल्यूशन निकाल सके उसके बारे में सोचने. The villages were expected to approach these agencies through village workers to obtain solution of their more pressing problems. These social workers lived in a villages and worked with the people. जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स थे थ्रू द विलेज वर्कर्स वो कमिटी तक पहुंचा सकते थे. At Sriniketan Center, agriculture, dairy and poultry were the foremost activities. Scheme of land development and tree plantation were given due importance in this project. Now, experiments on paddy, sugarcane, cotton were undertaken. Improved seed, vegetable seedlings, fruits, grafts and saplings were distributed. New breeds of cattle were introduced. Local artisans were trained in cottage industries and other activities were village scout movement, village development council, health cooperatives, circulating library and village fairs. These all were started during the Sriniketan project. Then drawbacks of this project was, first, this institute did not get any government help and support. It could not do research work and hence the program remained limited to those villages only. उन्होंने रिसर्च करने के लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी और उनके पास फंडिंग नहीं था, तो इसलिए वो उन्हीं एरिया में लिमिटेड हो गया ये प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वाज द इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर. दिस प्रोग्राम वाज ऑपरेटेड इन मैसूर स्टेट एंड प्रेजेंट इट इज कर्नाटका in year 1914 to 1918. This conference was held for between 1914 to 1918. Objective of this conference were achieve all-round progress, bringing related economic development and giving first priority to agriculture. These were the objective of economic conference of Mysore. Then district and taluka committees with representative revenue officers were the officials responsible with the chairman. इस program के officials कौन थे? डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल कमिटीज विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनके ऑफिस से वो कमेटी बनाई गई थी. द ऑफिसर्स ऑफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स एंड सिलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स वेर द मेंबर्स. जो भी ऑफिसर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स थे उनके ऑफिसर्स और
farmers, selected non-officials were the member of this conference. Now committee surveyed the needs and possibilities, listed them, fixed the priorities, and suggested the means for attaining them. But this program was discontinued due to the immense workload to the officials and non-involvement of people in the program. यहाँ पे जो भी यहाँ पे काम किया था कम्युनिटी, वो नीड्स और पॉसिबिलिटीज को सर्वे करते थे, लिस्ट करते थे और सोल्यूशन कैसे ढूंढ सके उस पे सजेशंस देते। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत ही जल्द डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि देयर वाज immense workload on the officials and non-involvement of people in the program. Next was the Martandam Project 1921. During 1921, under the auspices of YMCA, Martandam Project was started at Travancore in Kerala by Dr. Spencer Hatch, an American agriculture expert specialized in sociology. That is, Travancore में Dr. Spencer Hatch ने मार्तंडम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उनका फंडामेंटल एम ऑफ दिस प्रोग्राम was five-fold development of physical, spiritual, mental, economic and social. जो भी फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये 5 डेवलपमेंट के पार्ट्स है, उन्हें एक ही अंडर लाना उनका एम था। डॉक्टर हैच implemented an all-round development in agriculture, public health and education. In this enterprise, bulls and goats, model beehives, demonstration plots for improving grain and vegetable seeds, poultry with price laying hens, heaving share, etc. were maintained under this project. It also worked out improving literacy. One weekly market day, it was set up a portable tent with teaching equipments. एक weekly market day पे एक tent बनाया जहाँ पे teaching equipments, exhibition of poultry and livestock, वो सारे exhibit किया जाता है. The center also promoted the cooperative, that is society developed the improved breeds of egg layers, good bees. It assisted people for marketing their produce through cooperative organization. In 1939, the egg selling cooperative society became the self-governing body. Another society, Honey Club, was also formed. This society cured the honey brought by villagers and marketed cooperatively. There were bull clubs, beaver club, etc. in area. These cooperative organizations are still continued by YMCA, and rural development is taken up at intensively. So this is the Martandam project of 1921. Next was the Sarvodaya movement. It was the Gandhian concept and evoked the great enthusiasm in Bombay since 1948-49. The main features were simplicity, non-violence, and sanity of labor and reconstruction of human values. These were the main feature of Sarvodaya movement of which was of Gandhian concept. Now it aimed in raising the standard of living, economic, scientific development of agriculture, promotion of cottage industry, spread of literacy, medical and health facilities, and development of village panchayats. These were the major objectives of Sarvodaya movement. Next was the Gurgaon project in 1920. Towards the end of 1920, F.L. Brain, an Englishman, he posted as a deputy commissioner of Gurgaon. After his assumption of charge, he studied the area by touring and observed that people were extremely poor, dirty and healthy, with no conscious desire for any better, because they had no idea that anything better was possible. तो एफएल ब्रेन ने जब चार्ज लिया गुड़गांव का, तो उन्होंने सर्वे किया. सर्वे से पता चला कि लोग बहुत ही गरीब है, डर्टी रहते, अनहेल्दी कंडीशंस में रहते, विथ नो कॉन्शियस डिजायर फॉर एनी बेटर. उससे अच्छी सिचुएशन कोई आ सकती है, उसके बारे में वो थिंक ही नहीं करते थे. आफ्टर 7 years ऑफ स्टडी, इन्होंने 7 साल तक स्टडी किया और ही डेवलप्ड द स्कीम कॉल्ड द गुड़गांव स्कीम with the following objectives. First was that to jerk the villagers out of their old groove and convince them that improvement is possible. जो भी उनके ओल्ड मेंटालिटी थी, उनसे बाहर निकाल के इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, ये कहना उसका पहला ऑब्जेक्टिव था. He must be laughed out of his economic and unhealthy customs and taught better ways of living and farming. जो भी उनके रॉन्ग कस्टम्स थे, उनके बारे में स्टॉप करके बेटर लिविंग और फार्मिंग करना, ये गुड़गांव प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे. He took the whole district as field of operation and approached the area with every form of propaganda and publicity.
अंडर दिस प्रोग्राम विलेज गाइड्स वेर पोस्टेड इन ईच विलेज. हर एक विलेज में एक विलेज गाइड था जो who acted as a channel to pass the information to the villagers and also from villagers to the higher authorities. The program introduced improved seeds, implements, method of cultivation, etc. These activities were introduced by Brain Mayer. First was the School of Rural Economy to train the village guides in 1925. These were the first objectives. The Domestic School of Economy to train groups of women under Women and Children Welfare in 1926. Health Association, which ran 5 health centers in the district, and a Women Institute at Gurgaon to manage ladies' garden in Gurgaon. So these were the different activities involved in this project. As village guides were not technical men, only very little could be achieved from this program. Next was the Indian Village Service in 1945. Arthur T. Mosher of New York and B.N. Gupta established it in 1945. The objectives were to assist village people to realize the best in their own village by developing individual volunteer leaders and local agencies and establishing them to be effective in helping themselves and others. It was mainly to assist government in the villages. यहाँ पे इंडियन विलेज सर्विस में मेन ऑब्जेक्टिव था जहाँ पे गांव के लोगों को एक बेस्ट लाइफ देने की कोशिश करना. For the realization of this objective, organization adopted the technique of personal contact, informal group discussion, use of volunteer demonstration, use and production of visual aids, exhibition, tours, dramas, books, periodical, etc. were used. Now it was financially supported by the contributions and donations. This is the Indian Village Service. Next was the ITWA pilot project in 1948. This project was started in 1948 by Mr. Albert Mayer of USA, who had came to India as a warrior at village called Mahema in UP. Now, a pilot project for development of ITWA district in UP was formulated by him with the following objectives. इन्होंने अल्बर्ट मेयर ने प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया और उसमें ऑब्जेक्टिव डाले. पहला तो टू नो द डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव एंड सोशल इंप्रूवमेंट थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेटिव्स, to find out how quickly these results could be attained, to know whether the result remain permanent even after special pressure is withdrawn, and to assess how far the results were productive in other places. So these were the objectives of ITWA pilot project. In the project, development officers at various levels were posted. At village level, there was a multi-purpose village level worker with 4 or 5 villages under them. The entire project was sponsored and funded by the government of UP. This program works by and large similar to earlier projects. Introduction of improved variety seeds, chemical fertilizers, improved implements, plant protection measures, horticulture development, soil conservation, improved cultural practices. These all were included in this program. Now these were the projects in animal husbandry, cooperation, credit provision, marketing and supply, improvements of road, water supply, drainage. These were the different objectives of the ITWA pilot project. Now there were adult literacy program, tour for farmers, village leader training camps, mass contact program, etc. were arranged in this through this program. Now the project total expenditure was 1.54 million rupees, out of which total expenditure only 1.3% was grant in aid and subsidy, and this was a very little share. Remaining all was not funded by the government. It also did not distribute materials of any kind at free of cost to the people. यहाँ पे इस project के अंदर free of cost में भी distribute नहीं किया गया और उस time लोगों के पास इतना purchasing power भी नहीं थी during the ITWA pilot project. It emphasized the self-help and advice alone was free. यहाँ पे सेल्फ हेल्प पे एम्फोसिस दिया था और सिर्फ यहाँ पे एडवाइस फ्री था, लेकिन जो भी मटेरियल था वो उसको कॉस्ट पे करना पड़ता था. इनिशियली दिस वर्क वाज स्टार्टेड इन 64 विलेजेस. आफ्टर 1 year the number of villages covered by the project went up to 97, and in 1951 another 125 villages were included. Finally this project was merged with the National Extension Service block. So now the after at last
125 विलेजेस तक ये प्रोग्राम गया, उसके बाद इस प्रोग्राम को नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में मर्ज किया गया. द मोस्ट कन्विंसिंग अचीवमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज इन एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली इन व्हीट प्रोडक्शन टू अडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज. उन्होंने इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करके व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज किया. दिस वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. Now this project solved the problem of unemployment and also underemployment. There was 53% expenditure on capital works, which resulted in making available of good roads and other structure. Success gained in Itwa could not be maintained after the mayor's departure in 1957. जब तक मेयर थे तब तक ये प्रोग्राम सक्सेस पे था. जब मेयर चले गए तो ये प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट भी रुक गई. नेक्स्ट वाज द नीलकोरी प्रोजेक्ट इन 1948. इट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ एसके डे. द प्राइमरी पर्पस वाज टू डेवलप न्यू टाउनशिप टू रिहेबिलिटेट द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान. जो भी वेस्ट पाकिस्तान से लोग आए थे उनके लिए रिहेबिलिटेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. उनके लिए एक टाउनशिप डेवलप करने के लिए एसके डे ने 1948 में ये स्टार्ट किया था. The project was built in the swampy barren land by the refugees, self-help and government assistance. Refugees जो आए थे उनकी सेल्फ हेल्प और गवर्नमेंट के असिस्टेंस से ये प्रोग्राम एक स्वैम्पी बैरन लैंड में स्टार्ट हुआ. एंड लोकेटेड अराउंड द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑन हाईवे ऑफ दिल्ली टू अम्बाला. दिल्ली टू अम्बाला जो हाईवे है उसके यहाँ पे एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था, उसी के आसपास ये एरिया लोकेट हुई थी. They launched a new scheme called as मजदूर मंजिल for construction of township at नीलखोरी. नीलखोरी में टाउनशिप कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने एक स्कीम लाई जिसे मजदूर मंजिल वैसे नाम दिया था. दिस स्कीम gave people the training on agriculture implement preparations, cottage industry, carpentry etc. जो भी ट्रेनिंग था और एक बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए वो ट्रेनिंग इस स्कीम से दिया जाता था. एंड इट वाज बेस्ड ऑन द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ रूरल कम अर्बन इन ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ. इसका एम क्या था कि जो भी वो न्यू एरिया डेवलप कर रहे थे वो सेल्फ सफिशिएंट हो. लेटर दिस टाउनशिप वाज सब्सिक्वेंटली हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. बाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये टाउनशिप हैंड ओवर की गई थी. और जब पंजाब का बाइफर्केशन हुआ तो ये नीलखोरी प्रोजेक्ट वेंट अंडर द हरियाणा.